गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10th क्लास के टर्म 1 के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। दोस्तों, मैं सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो बिना देर किए हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला आपका सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए, यहाँ पास आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस जो होता है और त्रिज्या होती है, वो दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? तो दोस्त, आप यहाँ देख सकते हैं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में ये रिलेशन होता है r/2 की, यानी कि फोकस जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पास आपका बी हो जाएगा, F = r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो देखिए, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उसमें ये तरंगदैर्घ्य जो है वो अपरिवर्तित राशि है। आप लोग को पता है कि जो लाल रंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है और नीला रंग होता है उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद वो किस तरह से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि जब किरण दर्पण से टकराती है तो पहला किरण फोकस से गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब दर्पण होगा। तो कहीं पास भी रखते हैं तो उसका सीधा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दर्पण। यानी कि हम लोग समतल दर्पण में रखे या उत्तल दर्पण में रखे, दोनों दर्पण में क्या हो जाएगा आपका, ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के आकार का बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग जानते हैं 2 नियम हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे कि फोकस जो होती है वो r/2 होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि फोकस कितना है, यहाँ फोकस आपका निकालना है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। तो 2 से भाग कर देंगे इसको, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब यहाँ पास आपको फोकस और क्षमता के बीच रिलेशन बताना है। तो फोकस और क्षमता के बीच रिलेशन होता है F बराबर 1/P, F बराबर 1/P। तो यहाँ फोकस क्या होता है, 1 में उसकी क्षमता। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का फोकस दूरी है और आपको यहाँ पास P यानी कि लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता यहाँ क्या हो जाएगी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, यानी कि P इक्वल टू 1 डायोप्टर। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताना है कि हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 0 होता है, अनंत होता है। तो आप लोगों को पता है कि ये पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, प्लस का चार्ज इसमें लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सबसे कम प्रकाश किसमें चलता है, किसमें जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, कांच में। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका आंसर, कांच में। डी क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ये 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डी क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पास हम लोग देखें कि P निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/F। F निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/P। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि आपको P दिया हुआ है, यानी 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, अभी P निकालना है, P निकालना है। तो P यहाँ पास आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी के लिए क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी के लिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, F/P, F/P, 1/P। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये 4 बटा में आपका दिया हुआ है 4, 1/4, सॉरी 1/4। ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो 4 को डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/4 का वैल्यू हो जाता है 25। तो 25 यानी अभी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी उत्तल लेंस की फोकांतर, फिर से वही है कि आपको यहाँ पास फोकस दिया हुआ है, अभी आपको डायोप्टर निकालना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो ये एक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पास 1 है और ये P, यानी फोकस आपका दिया हुआ है। तो यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास ये दोनों आपस में कटेगा, तो ये आपका 1 है, इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो P है वो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। f मेरा कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायोप्टर दिया हुआ है ये मीटर में है, तो ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में 0 0 कट गया। अब ये से 5 से काटेंगे, 5 का 5 और 5 दूना 10। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो है 2 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका क्या डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का चाल सर्वाधिक होगा। अब हम लोग को न्यूनतम पूछा था, अब अभी अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम कितना है, तो अधिकतम हो जाएगा ये निर्वात में है। किसमें है, निर्वात में है। तो निर्वात में चाल क्या है बताइए, प्रकाश का चाल जो निर्वात में है वो कितना है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये निर्वात में क्या है, प्रकाश की चाल है। सबसे अधिक किसमें है, तो निर्वात में है। किसमें है, निर्वात में है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम कांच में है। किसमें है, सबसे कम कांच में है। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब देखिए ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन था, अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो देखिए विज्ञान सेशन जो है उसमें 3 सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, आपका केमिस्ट्री हो जाता है, इसमें फिजिक्स हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, बायो हो जाता है, इसमें बायो हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट को मिला के एक मेरा क्या बनता है, साइंस बनता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी फिजिक्स से क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, 13 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देखें वो आपका ये फिजिक्स से रिलेटेड था। अब यहाँ केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी, ये रिएक्शन से पूछा है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है कह रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी पाचन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी संवहन। तो यहां पास एक बार हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है, श्वसन। इसका आंसर क्या है, श्वसन। श्वसन कैसा अभिक्रिया है, तो श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है कि सबसे पहले जब उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद बनता है, तो उत्पाद किस तरह से बनता है, उत्पाद के साथ साथ क्या बनता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा निकलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी। तो जब हम लोग श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, उष्मा भी निकलता है। तो इसका मतलब क्या है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधहीता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। यानी जो चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, लेस वगैरह है, ये इन चीजों के पैकेट में, यानी जो इसकी पैकेट आती है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा क्या होता है, कुरकुरे रहेगा या थोड़ा सा चिप्स रहेगा, और उसमें क्या रही, ये भरा हुआ आपको पैकेट नजर आएगा, ये पैकेट क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो इसमें कौन सी गैस भरा जाता है ये आपको बताना है। तो ये नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कौन सी गैस डाला होता है, तो नाइट्रोजन। यानी कि वस्तु को खराब ना हो इसके लिए हम लोग उसमें क्या कौन सी गैस डाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। कैसे संयोजन अभिक्रिया है, जंग लग रहा है, लोहा में जंग लग रहा है, FeO2। तो जब ये लगेगा तो ये क्या बनाएगा, ये FeO2, यानी कि ये मिला,
तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए एक तत्व यहाँ एक तत्व यहाँ मिलके क्या बनाया, ये आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बोला दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए ये सारा सवाल जो आपको मिल रहा है वो रासायनिक समीकरण जो है उस चैप्टर से मिल रहा है, यानी फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर से पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पास अपचयन हो रहा है, यानी अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ जाता है। किस अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में। तो यहां पास आपसे पूछ रहा है कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, यानी किस पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। तो अभी हमको पूछा है उपचयन अभिक्रिया, तो देख सकते हैं यहां पास कि यहां पास जिंक ऑक्साइड है और यहां कार्बन है। फिर देखिए जब उधर एरो के बाद यानी जब उत्पाद तैयार हो रहा है तो जिंक बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, सॉरी कार्बन ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पास आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्साइड बन रहा है और यहां यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी प्लस हो गया। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कौन है, यहां ऑप्शन नंबर बी है कार्बन। तो कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि, जबकि Zn के साथ यानी जिंक के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन में ह्रास, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया। तो आपसे अभी यहां पूछा क्या है, उपचयन, मतलब क्या कि यहां आपको पूछा गया है कि किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन के साथ वृद्धि हुई। पूछता ह्रास किसमें हुआ, तो हम लोग देखते हैं ऑक्साइड के साथ ह्रास हुआ। आंसर क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं कि दी गई कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है, दी गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब देखिए संतुलित समीकरण क्या होता है, यानी संतुलित समीकरण वह होता है जो अभिक्रिया के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। यानी अगर हाइड्रोजन की संख्या इधर एक है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आप देख सकते हैं कि यहां पास ऑप्शन जो है डी, ये आपको नजर आ रहा होगा कि कॉपर की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन आप देख सकते हैं उत्पाद के तरफ कॉपर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। आगे देखेंगे हम लोग समीकरण, ये समीकरण ऑप्शन नंबर आपका सी देखेंगे, एल्युमिनियम 4 है और एल्युमिनियम यहाँ क्या है, 2 है। यहां पास देख सकते हैं ऑक्सीजन 4 है, यहां ऑक्सीजन 3 है, यानी कि ये भी समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। अब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी, इसमें आप देखें तो ये भी क्या है, आपको संतुलित नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है। इधर देखें आप, ये
ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन ये हाइड्रोजन की संख्या आपका बराबर नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन जो है आपका कहीं ना कहीं से संतुलित नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, यहां पास क्या है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। यहां पास देखिए ये OH यानी कि आपका हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। यहां ऑक्सीजन 2 आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन की संख्या यहां पास क्या हो गया, 3 हो गया, और यहां ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 3 है। और ये आपका ये फर्स्ट जो है वो आपका सही है आंसर। यहां पास देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संतुलित अभिक्रिया है। सॉरी, एक बार आप देख लीजिए, यहां पास ये कैल्शियम की संख्या अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ भी 1 है। यहां पास आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 जो है, यहां पास ऑक्सीजन जो है वो 4 है, और यहां भी ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, 4 है। उसके बाद आप देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो 1 है, कार्बन जो 1 है। यहां ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जा रही है, ऑक्सीजन की संख्या यहां हो जा रही है ये 3 और 2 5, अरे इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4, यानी कि ये भी समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन का सभी ऑप्शन क्या है, इसमें संतुलित नहीं है। संतुलित एक समीकरण हम कर लेते हैं जो संतुलित हो जाएगा। यहां पास आप देख सकते हैं कि हम 2 लगा दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पास आप ले सकते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन यहां गलत दिख रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगर सही होगा तो एक बार कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये इसमें ये आंसर सही है। मेरे देखने से कोई भी आंसर यहां सही नहीं। अगर आपके नजर में इसमें से कोई ऑप्शन सही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया, मतलब यहां पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है। एक बार आप देखें, ये वाला जो है इस तरह आप देख लें, ये रिएक्शन देख लें। क्या है कि यहां पास Pb है, यहां पास क्या है, PCl2, यानी यहां पास देखिए कॉपर क्लोराइड था, अब कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया, कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। यहां पास आप देख सकते हैं कि यहां पास जो Pb था वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लिया, और क्लोराइड को क्या किया, यानी कि कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या किया, बाहर कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो क्या करे कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को बाहर कर देता है, यानी उसको हटा देता है विलयन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पास देखिए ये कॉपर क्लोराइड था, अब यहां पास क्या बन गया, यहां पास बन गया आपका लेड क्लोराइड। तो यहां पास ये कॉपर को कॉपर क्लोराइड से बाहर कर दिया। तो यहां पास आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉपर को इस विलयन से हटा दिया, यानी कि यहां कॉपर को बाहर कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। यहां ऑप्शन में आपको दिया गया है हल्दी, लिटमस पत्र, साइनारोज, प्याज। इसमें पूछ रहा है कि गंधीय सूचक की व्यवहार कौन करता है। यानी हम लोग देखते हैं ये हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसी तरह यानी लिटमस पत्र की तरह क्या करता है, हल्दी काम करता है।
तो यहां पास आप देख सकते हैं कि चाइना रोज है, प्याज है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा प्याज, यानी कि डी जो है, प्याज क्या करता है? क्या प्याज जो है वो गंध को बताता है। प्याज क्या करता है? गंध को बताता है। प्याज क्या करता है? गंध को बताता है। तो यहां पास ये दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो प्याज जो है वो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि प्राकृतिक ये सूचक कौन है, तो ये हल्दी हो जाता है। कृत्रिम सूचक कौन है, तो लिटमस पत्र हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये 20 नंबर तक ही क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को सेशन समझ में आया, सेशन पसंद में आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें कोई गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और आगे वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।